हेलो, वेलकम टू वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। फर्स्ट मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों का लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला था, बट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग आज लाइव नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग बहुत जल्दी ही लाइव आने की पूरी कोशिश में है, बट जो नेट कनेक्टिविटी थी जिसके कारण हम लोगों ने ट्राई किया, पर उस नेट पे प्रॉपर क्लास हो नहीं पा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग अभी क्या करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचाते हैं, मतलब डेली। और विद इन 3 to 4 डेज़ में हम लोग लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग लाइव लेकर के अपने सेशन को आएँ। और वहाँ पे हम लोग सारे जो भी हैं हम लेक्चर्स को स्टार्ट भी कर सकते हैं स्टार्टिंग से, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू ही उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो जिससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हम लोग आगे भी क्या कर पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है आरसीसी। आरसीसी जो हमारे पास क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का एक सबसे बेस्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारा टॉपिक है आरसीसी। इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है और कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करना चाहते हैं यूपीपीएससी का, अभी एएन का एग्ज़ाम हुआ था। किसका एग्ज़ाम हुआ था? एएन का एग्ज़ाम हुआ। उसमें 19 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस सिर्फ किसके थे? आरसीसी के क्वेश्चंस थे। 19 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 किसके क्वेश्चन थे? आरसीसी के क्वेश्चंस थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात उस एग्ज़ाम की ये थी कि जो भी 19 क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमारे IS 456 2000 से ही क्या हो जाने वाले थे, सॉल्व हो जाने वाले थे। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है माय डियर स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट को IS 456 2000 का कोडल जो है क्लॉजेस जिसको पता है, उसके 19 में से 19 क्वेश्चंस क्या होते, करेक्ट होते। बट आपको पता है कि कोड को बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि कोड का क्या है, बस कोड का नाम याद हो गया यही बहुत सफिशिएंट है। नहीं, मैं आज आपको ये क्लियर करके बता रहा हूँ, जिस दिन हमारा आरसीसी कंप्लीट होगा, मैं उस दिन आपको पूरे 19 के 19 क्वेश्चंस उस टाइम तक कंप्लीट करा चुका हूँ, और विद क्लॉज बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एएन के 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया 13 दिसंबर को। और जितना भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग अप्रॉक्सीमेट 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आरसीसी के। और मैं आपको कहूँगा कि मोर देन 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली बेस्ड ऑन IS 456 2000। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, SSC जेई, पंजाब जेई, या किसी भी स्टेट का JEN या AEN का एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको IS 456 2000 का ईच एंड एवरी क्लॉज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ईच एंड एवरी क्लॉज क्लियर है, तो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स यही कहूँगा कि आप मोर देन 80% क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। तो इसलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूपीपीएससी में हमारे 19 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 100, और मोस्टली 19 क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोड की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं आरसीसी का फुल फॉर्म है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में दो तरीके का है हमारे पास। एक तो होता है स्टील डिज़ाइन हम लोग कर रहे होते हैं, स्टील का स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा हमारा आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हमारे को स्टडी करना है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को कोई मकान बनाना है, मकान में कोई भी हाउस बनाना है, उसमें हम लोग एक रूम की बात करते हैं। अगर हम रूम में भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, स्लैब की बात करेंगे। कि जो भी लोड आता है, सबसे पहले सबसे टॉप मोस्ट जो रहता है वो क्या होता है, स्लैब। स्लैब का लोड किस पे जाता है, कॉलम पे, सॉरी बीम पे। बीम का लोड किस पे जाता है, कॉलम पे। कॉलम का लोड किस पे जाता है, फुटिंग पे। और फुटिंग का लोड किस पे जाता है, सॉइल पे। हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से हमारे को सिलेबस एक तरीके से डिफाइंड हो गया है कि हमारा आरसीसी में क्या क्या सिलेबस है।
आरसीसी के सिलेबस में हमने पढ़ना है सबसे पहले कोडल प्रोविजंस ऑफ IS 456-2000। उसके बाद में हमने दो मेथड्स को यहाँ पे स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज़ द वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड सेकंड वन इज़ द लिमिट स्टेट मेथड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोड भी दो है, IS 456-2000 एंड IS 456-1978। 2000 से पहले जो भी प्रैक्टिस होता था वो 1978 के अकॉर्डिंग होता था। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि IS 456-1978 इज बेस्ड अपॉन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, लिमिट स्टेट मेथड या फिर नन ऑफ दिस। तो हमने ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग स्ट्रेस मेथड या 1987 कोड इज बेस्ड ऑन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हम लोग वर्किंग लोड पे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। बट इन केस ऑफ LSM, फुल फॉर्म ऑफ LSM इज द लिमिट स्टेट मेथड एंड IS 456-2000 इज बेस्ड अपॉन लिमिट स्टेट मेथड। 2000 के बाद जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का जितना भी प्रैक्टिस है ये सारा हमारे पास IS 456-2000 पे क्या है, बेस्ड है। यस और नो? तो हमारे को याद रखना है कि हमारे को जो अब कोड स्टडी करना है वो ओनली IS 456-2000 को स्टडी करना है। 2013 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, उनको भी हमने देखना है कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। अगर उसके बाद भी कोई अमेंडमेंट है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और वहाँ से पता करेंगे कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को सही कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है आरसीसी का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। बट आपने ध्यान देना है कि जो हमारे पास IS 456-2000 है ये प्लेन एंड मतलब PCC एंड RCC दोनों के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। अब एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोड आया कब था मार्केट में। तो ये कोड है हमारे पास IS 456-2000। इसका मीनिंग है कि कोड तो है हमारे पास 456, बट इसमें जो भी अमेंडमेंट होता है या जो भी इसमें रिवीजन होता है उस ईयर को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। मीन्स IS 456-2000 ये IS 456 का कौन सा वर्जन है, ये 4th वर्जन है। इसका मतलब इससे पहले ऑलरेडी 3 वर्जन्स आ चुके थे। तो IS 456-2000 हमारे पास कौन सा वर्जन है, 4th वर्जन है। तो हमारे एग्जाम का फर्स्ट यही क्वेश्चन बनता है कि ये हमारे पास हो गया कि हम लोग RCC में किस कोड का यूज़ करते हैं। तो RCC में जो कोड यूज़ किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास IS 456-2000। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे? तो यहाँ तक अभी हम लोगों को समझना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीमेंट। अब आपको मैं इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द RCC। अगर आप RCC को देखेंगे तो RCC हमारे पास कुछ क्या है, कॉम्बिनेशन है। RCC इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट। यस और नो? तो हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास RCC इट इज ए combination of concrete and steel। प्लीज ध्यान से समझिए, अगर ओनली कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा, ओनली कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCC का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब है कि जहाँ पे हमने कोई भी रिइंफोर्समेंट को क्या नहीं किया है, प्रोवाइड नहीं किया है। RCC का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे हमने कंक्रीट के साथ में रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हमने रिइंफोर्समेंट मीन्स यहाँ पे हमने स्टील को यूज़ किया है। हमने स्टील को ही क्यों यूज़ किया है, हम लोगों ने यहाँ पे एल्यूमिनियम को क्यों नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पे कॉपर को क्यों नहीं यूज़ किया, या हमने किसी अदर सब्सटेंस को क्यों नहीं यूज़ किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग कंक्रीट के साथ स्टील को ही क्यों लेकर के आए हैं।
तो इसका सिंपल सा आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है कि कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन के केस में, जब आप कंक्रीट का कोई ब्लॉक बनाते हैं और ऊपर से लोड लगाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बट इन केस ऑफ टेंशन, अगर आप उसको खींचेंगे, पुल करेंगे, तो उस केस में कंक्रीट क्या होता है, वीक होता है। दैट्स मीन्स जो टेंशन फोर्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड कंक्रीट ब्लॉक पे आते हैं या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, कंक्रीट उस टेंसाइल फोर्सेस को या स्ट्रेसेस को क्या नहीं कर पाता है, बियर नहीं कर पाता है। दैट्स वे अब हमारे को एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो टेंसाइल फोर्सेस आ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, उसको क्या किया जा सके, बियर किया जा सके, उसको क्या किया जा सके, वो उसके कारण क्या ना हो, फेल ना हो। हम लोगों को पता है कि स्टील इट इज ए डक्टाइल मटेरियल एंड इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, आल्सो इन कंप्रेशन बट वीक इन शियर। जो भी हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल है वो किस में है, टेंशन में, कंप्रेशन में स्ट्रांग है, बट शियर के केस में क्या होता है, वीक होता है। बट हमको कैसा मटेरियल चाहिए, हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो टेंशन में क्या हो, स्ट्रांग हो। दैट्स मीन्स इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टील को यूज़ कर रहे हैं। पर आप कहेंगे कि सर डक्टाइल तो बहुत सारे मटेरियल हैं, और भी बहुत सारे हैं जो टेंशन में स्ट्रांग हैं, बट वाई स्टील? तो ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग है, अगर आप कंक्रीट और स्टील को कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मीन्स अगर अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू होता है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अल्फा कंक्रीट इक्वल टू अल्फा स्टील, और ये होता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब क्लियर हो गया आपको कि हमने स्टील को ही क्यों लिया, हमने किसी और को क्यों नहीं लिया। तो स्टील को लेने के पीछे यही रीज़न है कि जब भी टेम्परेचर के कारण या टेम्परेचर राइज करेगा या डाउन करेगा तो उसके कारण आरसीसी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके कारण दोनों में सेम हमको सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोनों में अगर टेम्परेचर राइज करता है इलॉन्गनेशन, टेम्परेचर डाउन करता है तो कॉम्प्रेशन, मतलब ये होगा। क्या और भी कोई मटेरियल है जिसका अल्फा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू कॉन्क्रीट है? यस, वो हमारे पास है बम्बू। बम्बू भी जो होता है, बांस जो होता है, उसका भी थर्मल कोफिशिएंट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू कॉन्क्रीट होता है, बट हम लोग उसको एज ए, मतलब हम लोग उसे यहाँ पे क्या नहीं कर रहे होते, यूज़ नहीं कर रहे होते। अब आप कहेंगे सर वाई? उसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। अगर उसका लाइफ क्या होता है, ज़्यादा होता, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होती, बहुत ज़्यादा होती, तो हम लोग स्टील की जगह पे अभी बम्बू को क्या कर रहे होते, यूज़ कर रहे होते। अब आपको क्लियर हो गया कि हम लोगों ने स्टील को ही क्यों यूज़ किया है, हम लोगों ने किसी अनदर मटेरियल को क्यों नहीं यूज़ किया है। ना तो हम कॉपर यूज़ कर सकते हैं, ना एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम कोई अनदर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, एक तो टेंशन, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। बम्बू का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेट इक्वल होने के बावजूद भी हम लोग उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका लाइफ क्या है, बहुत कम है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है हमारे पास, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल मीन्स सीमेंट कॉमा फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का मतलब सिंपल सा किससे है, यहाँ पे सैंड से है, कॉमा कोर्स एग्रीगेट कॉमा वाटर एंड एड मिक्सचर से।
कंक्रीट इट इज ए कॉम्बिनेशन या इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स। जो भी हम लोग कंक्रीट को बनाते हैं ये इन सब का क्या है, एक मिक्सचर है। अब आप कहेंगे कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा है लाइम कंक्रीट। यस, लाइम कंक्रीट का मीनिंग है वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल लाइम है। सीमेंट कंक्रीट का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट है। फाइन एग्रीगेट का मतलब क्या है, हमारे पास सैंड। कोर्स एग्रीगेट का मतलब कोर्स एग्रीगेट है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्रीगेट्स में कि सैंड या फाइन एग्रीगेट्स किसको बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो 4.75 सीप से क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, मोर देन 90%। और कोर्स एग्रीगेट वो एग्रीगेट्स होते हैं जो 4.75 mm पे क्या कर जाते हैं, रिटेन कर जाते हैं, जो उससे क्या नहीं कर रहे होते, पास नहीं कर रहे होते। वाटर आपको पता ही है, कोड क्या कहता है वाटर के बारे में। जो IS 456/2000 है वो कोड कहता है कि आपको पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर को ही क्या करना है, RCC में यूज़ करना है। आप किसी भी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल कंक्रीट बनाने में, क्यूरिंग करने में या अनदर कहीं पे भी आप सी वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट में आप सी वाटर का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे को क्लियर हो गया, कंक्रीट इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एड मिक्सचर। ओके, अब एड मिक्सचर्स में हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि जो एड मिक्सचर्स है ये हमारे पास दो तरीके का क्या होता है, एड मिक्सचर्स होता है। फर्स्ट वन इज द केमिकल एड मिक्सचर, सेकेंड वन इज द मिनरल एड मिक्सचर। उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अभी हमारे लिए इतना जानना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ है कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सीमेंट की बात कर रहे हैं। सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, एज ए बाइंडिंग मटेरियल, जो सारे मटेरियल्स को क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। इसीलिए हम लोग सीमेंट को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं। द सीमेंट यूज शैल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एंड टाइप सेलेक्ट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंटेंडेड यूज। मेरा कहने का मतलब है जो हम लोगों ने सीमेंट का मैंने लेक्चर्स जो पढ़ाए हुए हैं डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने सीमेंट के क्या पढ़ाए हुए हैं, लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं। सीमेंट में मैंने आपको वहाँ पे पूरा जो हम आप जाएंगे कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के प्लेलिस्ट में बिल्डिंग मटेरियल में आप सीमेंट पे जाइए, वहाँ पे मैंने आपको इस सारे सीमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है। तो एग्ज़ाम में जो भी हमारा क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या बन सकता है, अगर आप सीमेंट की ग्रेड देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 3 ग्रेड्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। और एक आपने नाम सुना होगा 43S ग्रेड, और एक आपने नाम सुना होगा 53S ग्रेड। ये हम लोग जनरली सीवर डिज़ाइन में 43S एंड 53S ग्रेड का यूज़ करते हैं। बट जो हमारे पास ग्रेड ऑफ सीमेंट है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट्स को यूज़ करते हैं। 33 ग्रेड का सिंपल सा मीनिंग है, जब आप इसका क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, आफ्टर 20 डेज बाद जब आप क्यू की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वलेंट होती है, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वलेंट होती है। दैट्स वाई इसका क्या नाम है, 33 ग्रेड है। 43 सेम, आफ्टर 20 डेज आपने क्या किया, ब्लॉक लिया, 70.5 mm का क्या लेते हैं, ब्लॉक लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, मोटार यूज़ करते हैं। उस मोटार को फिल करके क्यूरिंग करने के बाद क्यूरिंग में रख देते हैं, मतलब वाटर में रख देते हैं। उसका जब बाद टेस्ट करते हैं आफ्टर 20 डेज बाद, जब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ द CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, तो वहाँ से आपको कितना मिलना चाहिए, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलना चाहिए। दैट्स मीन्स वो जो सीमेंट है वो कौन सा हमारे पास 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है। जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट को यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं मतलब क्या है, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है या फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम रखना होता है, उस केस में हम लोग 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट को यूज़ करते हैं। बाकी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डियर, ये हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, कैल्सिनाइड क्ले बेस्ड, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट,
सल्फेट रेस्टिंग, पोर्टलैंड सीमेंट, ये सारे सीमेंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बहुत अच्छे से क्या कर रखे, स्टडी कर रखे। आपने सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे जाना है कृष्णा टेक्निकल पाठशाला की प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 हर सीमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि अगर आपको रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ना है तो कौन सा कोड उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, IS 8041। बट ऐसे क्वेश्चंस हमको जर्नली ESC के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिलते हैं, या फिर कभी कभी हमारे को JEE के भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी कभी वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए ये कभी कभी हमको याद रख लेना है कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट किस कोड में गिवन कर रखा है। 2-3 आपको याद होने चाहिए, लो हीट सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। यहाँ से आपको बहुत ही क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलेंगे। इवन आज हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है, या इस टेबल में कह सकते हैं कि जो भी कोड हम लोग क्या करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में जनरली यूज़ करते हैं, वो हमारे पास ये कोड है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं किस किस कोड का बात कर रहे हैं। फर्स्ट कोड है हमारे पास IS 456-2000, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है। RCC का कोड है बेस्ड ऑन LSM। LSM का मतलब है लिमिट स्टेट मेथड, यस और नो। हमारे पास 3 टाइप्स के हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड वन इज द अल्टीमेट लोड मेथड, थर्ड वन इज द लिमिट स्टेट मेथड। तो हमारे पास जो IS 456-2000 है, इट इज बेस्ड ऑन LSM। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास IS 456-1978, ये भी किसका, RCC का कोड है। इस कोड से पहले हम लोग इसी कोड पे डिजाइन करते थे जो भी स्ट्रक्चर्स होते थे। आपने देखा कि जो दीवारें होती थी, वॉल्स होती थी, उनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बट अभी तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल पतली पतली स्लेंडर टाइप दीवारें होती हैं, बहुत पतली दीवारें होती हैं। इससे सिर्फ एक ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना इसका। EC इक्वल टू कितना होता है। EC का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज 5700 अंडर रूट FCK के इक्वलेंट होता है। EC इक्वल टू 5700 अंडर रूट FCK के इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे IS 875। देखिए ये तो किसके बारे में बताया हमारे को, RCC के बारे में। किसके बारे में बताया, RCC के बारे में। और हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारे पास कोड हैं, ये कोड हमारे को बता रहे हैं लोड के बारे में। जो भी आपने क्या करना है, डिज़ाइन करना होता है किसी भी स्ट्रक्चर को, तो कितना हम लोग लोड कंसीडर करके चलते हैं। डेड लोड कितना होता है, लाइव लोड कितना होता है, विंड लोड कितना होता है, स्नो लोड कितना होता है, या फिर जो दूसरे इफेक्ट्स हैं जैसे कि टेम्परेचर इफेक्ट्स है, या श्रिंकेज इफेक्ट्स है, या फिर क्रीप इफेक्ट्स है, उनके कारण कितना लोड आता है, तो उनको हम लोग स्टडी करते हैं IS 875 में। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं। IS 875 पार्ट 1, IS 875 पार्ट 2, IS 875 पार्ट 3, IS 875 पार्ट 4, IS 875 पार्ट 5। 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ये किसको बता रहा है, डेड लोड को। सेकंड किसको बता रहा है, लाइव लोड या इम्पोज लोड को बता रहा है। थर्ड किसको बता रहा है, विंड को। फोर्थ किसको बता रहा है, स्नो को। और फिफ्थ जो होता है सेकेंडरी इफेक्ट्स लाइक श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर, इन सब के बारे में हमारे को कोड बताता है। ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे IS 875-2015, मतलब 2015 में इसको रिवाइज किया गया है। और यहाँ से हमारे को UPPSC में एक क्वेश्चन बना है इस बार। उन्होंने लिस्ट 1 में एक कोड दे रखे हैं, लिस्ट 2 में ये वाले दे रखे हैं, डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, और आपको कॉलम मैचिंग करना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ है पॉइंट कि लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, स्नो लोड और सेकेंडरी इफेक्ट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे कि विंड लोड और स्नो लोड पहले विंड पार्ट 3 में है या पार्ट 4 में है। तो आप ऐसे याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल आज ठंडी हवा चल रही है, समझे।
आज क्या है, ठंडी हवा चल रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज हवाएं ठंडी चल रही है क्योंकि कहीं पे क्या हुई होगी, बर्फबारी हुई होगी। मतलब समझ रहे ना, आज ठंडी हवा चल रही है, कहीं पे क्या हुई होगी, बर्फबारी हुई होगी। मतलब पहले क्या हमने फील किया, पहले हमने विंड को फील किया है और फिर हम लोग उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि स्नो मतलब बर्फबारी हुई होगी। तो पहले कौन आता है, 3 या 4? पहले आता है 3, देन आता है 4, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, विंड थर्ड पे है और स्नो किस पे आता है, फोर्थ पे आता है। फिफ्थ में ये क्या हमारे पास, सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी, इसमें हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट्स को कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IS कोड 1893। 1893 किसके बारे में बताता है, अर्थक्वेक फोर्सेस के बारे में बताता है। यस और नो, किसके बारे में बताता है, अर्थक्वेक फोर्सेस के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास IS 1641, ये हमारे पास है फायर रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर एलिमेंट। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास कॉलम है, बीम है, स्लैब है, फुटिंग है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। एग्जाम में UPPSC में ये क्वेश्चन बना कि फायर रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर एलिमेंट इज डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैं कोड पढ़ाऊंगा मैं वहां पे बताऊंगा, बट अभी बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा। ये होता है हमारे पास साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ मेंबर, क्लियर कवर ऑफ reinforcement एंड ग्रेड ऑफ एग्रीगेट, इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ध्यान से समझना इसको। फायर रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर एलिमेंट इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ मेंबर और क्लियर कवर ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ एग्रीगेट्स पे डिपेंड करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहां से फायर रेजिस्टेंस को हमको क्या हो रहा है, पता चल रहा है। ओके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे IS 432। IS 432 किसके बारे में बताता है, IS 432 हमारे को माइल्ड स्टील के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, माइल्ड स्टील के बारे में बताता है। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, मीडियम टेंसाइल स्टील के बारे में हमको क्या करता है, बताता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसको क्या रखना है, याद रखना है। IS 432 किसके बारे में बता रहा है डियर स्टूडेंट, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं IS 1786। IS 1786 किसके बारे में बताता है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार HSD के बारे में बताता है। अब आपने ध्यान से समझना है, माइल्ड स्टील का मतलब है Fe250, कितना बोलिए, Fe250। और जो हमारे पास है HSD बार, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं Fe415 एंड Fe500 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग RCC में स्टील यूज़ करते हैं वो 3 ग्रेड ऑफ स्टील को यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द माइल्ड स्टील Fe250, इट इज़ आल्सो नॉन एज द स्ट्रक्चरल स्टील। जैसा नो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विच ग्रेड इज आल्सो नॉन एज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, माइल्ड स्टील। ओके, और सेकंड जो हमारे पास आता है HSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार इज, ये कौन सा हमारे पास, Fe415 एंड Fe500। हमारा कोड सिर्फ 3 ही ग्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, Fe250, Fe415, Fe500। इसके अलावा वो Fe550, Fe600 या 600D इन सब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास किस तरीके के पॉइंट हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास IS 3025। IS 3025 हमारे को किसके बारे में बता रहा है,
ये हमारे को परमिसिबल लिमिट्स या परमिसिबल जो लिमिट्स हैं सॉलिड्स की, जो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट में, उसमें आपने जैसे कि ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, सल्फर कंटेंट कितना होना चाहिए, डिजॉल्व या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना होना चाहिए, ये सारी जो लिमिट्स होती हैं वो हमारे को किस कोड से पता चलती हैं, IS 3025 से हमारे को पता चलती है। पार्ट 17, पार्ट 18, पार्ट 13, इस तरीके से जो उनके पार्ट्स हैं, बट वो सब किस में 3025 में, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स, किस में, जो भी हम लोग कंक्रीट में वाटर को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे बार क्वेश्चन बनता है कि जो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो उसमें ऑर्गेनिक का कंटेंट कितना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर, इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट का कितना होता है 400 मिलीग्राम पर लीटर। अगर आप क्लोराइड की बात करते हैं, इन केस ऑफ PCC 2000 मिलीग्राम पर लीटर एंड इन केस ऑफ RCC ओनली 500 मिलीग्राम पर लीटर एंड सस्पेंडेड सॉलिड इज 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारे पास क्या है, लिमिट्स होती हैं। ये सब लिमिट कहाँ से आई हैं, ये एज पर IS 3025 के डिफरेंट पार्ट से हमको क्या है स्टडी करने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे IS 383 ये एग्रीगेट्स को बता रहा है, जिसमें फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट के जो भी टेस्ट हैं या उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग किसके बेस पे करते हैं, एज पर IS 383 के बेस पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास IS 10262 किस कोड को बताता है, ये डिजाइन मिक्स कंक्रीट को बताता है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट। अभी आप देखना, जो हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट का डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास दो होते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स डिजाइन होता है। ओके, नॉमिनल मिक्स डिजाइन, और जो सेकंड होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, वो डिजाइन मिक्स होता है। कौन सा होता है, डिजाइन मिक्स। इसका मतलब क्या डियर स्टूडेंट, नॉमिनल मिक्स डिजाइन में मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी डाटा लिया जाता है वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है और कोड के रिस्पेक्ट में हमारे को सारा डाटा ले लेते हैं। जैसे कि आपको M10 ग्रेड का यूज़ करना है तो बताइए M10 को हम लोग किस तरीके से मतलब बनाते हैं। और ये ध्यान देना, ये नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन जो होता है ये अप टू M20 तक ही होता है। कहाँ तक होता है ये, अप टू M20 तक होता है। और ये क्या होता है, मोर देन M20 से स्टार्ट होता है। ओके, ये मोर देन M20 से स्टार्ट होता है नॉमिनल डिजाइन मिक्स में, और नॉमिनल मिक्स में क्या होता है M20 तक होता है। M20 तक जो भी डिज़ाइन करते हैं उसमें डायरेक्ट डाटा आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम IS कोड 456-2000 से कंसीडर करते हैं। बट अगर आपको फॉर एग्जांपल M30 डिज़ाइन करना है तो इस केस में आप कहाँ से डाटा लेंगे, वो हम लोग IS 10262-2009 से हम लोगों को क्या करना होता है, डाटा ऑब्टेन करना होता है। और 2019 में इसका सेकंड क्या है, रिवीजन हुआ है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10262 का सेकंड एडिशन कब आया तो आप बता सकते हैं 2019 में आया है। ओके, ये लेटेस्ट हमारे पास हो गया वर्जन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट हमारे पास कोड है, ये कोड है हमारे पास IS 1343-2012 एंड 1980। मतलब ये हमारे को प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बताता है। डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे जो RCC में स्टडी करने वाले हैं, हम लोगों को पहले कंक्रीट को स्टडी करना है, देन हमको RCC को स्टडी करना है, देन हमको PSC को स्टडी करना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट को स्टडी करना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट PSC। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSC। तो PSC का फुल फॉर्म क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है ये भी टू टाइप्स का होता है, प्री टेंशन कंक्रीट एंड पोस्ट टेंशन कंक्रीट होता है। ओके, तो यहाँ से कौन से कोड से पता चलेगा, IS 1343-2012 से हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट माय डियर, नेक्स्ट जो कोड है वो है IS 800-1984। तो ये हमारे को कोड किसके बारे में बताता है, स्टील डिज़ाइन के बारे में बताता है। और किस मेथड में, WSM मेथड में। सेम जैसे हम लोग RCC में पढ़ते हैं IS 456-1978 क्या है, WSM मेथड पे। सेम एज वेल एज किस में, स्टील में भी हमारे पास क्या होता है
IS 800-1984 है जो WSM मेथड पे बेस्ड है। अभी आप देखेंगे तो हम लोग बोल्टिंग को पढ़ते हैं LSM में, और वहाँ पे किसको स्टडी करते थे, रिविट को स्टडी करते थे, ठीक है ना। तो ये हम लोग आपको स्टील डिज़ाइन में इन कोड को स्टडी कराएंगे। ये हमारे पास लेटेस्ट है IS 800-2007, ये स्टील डिज़ाइन LSM मेथड पर है। ओके, क्लियर हुआ। और लास्ट जो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड जो है वो हमारे पास ये है IS 10500-2012। अब आपने नाम सुना होगा कि जो भी वाटर में परमिसिबल वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल कि आपने क्लोराइड कंटेंट लेना है तो व्हाट इज़ द परमिसिबल वैल्यू 250 मिलीग्राम पर लीटर, रिजेक्शन वैल्यू 1000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर आप हार्डनेस की बात करते हैं, परमिसिबल वैल्यू इज़ 200 मिलीग्राम पर लीटर, रिजेक्शन लिमिट इज़ 600 मिलीग्राम पर लीटर। ये सब डाटा कहाँ से आ रहा है? ये सब डाटा हमारे को IS 10500-2012 से मिलता है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये हमारे पास थे कोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक ये ज़्यादातर कोड आपने यहाँ पे देखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कोड सारे अच्छे से क्या हैं, क्लियर है, तो यहाँ से आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इवन इस बार भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और जो भी डाटा होता है वो एज पर दिस कोड होता है। तो वो तभी क्लियर होगा ना जब आपको कोड के बारे में पता हो। एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि ये कोड किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जब आपको यही नहीं पता है तो आप डाटा क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है IS 875 पार्ट 2। ये किसके बारे में बता रहा है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स। अब डिजाइन लोड में पार्ट 2, जो पार्ट 2 हमारे को बताता है, ये लाइव लोड ऑब्लिक इम्पोज्ड लोड के बारे में बताता है, ठीक है, इम्पोज लोड के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हो गया अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। तो आपको पता है अर्थक्वेक के बारे में कौन बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है पार्ट 3। ये किसके बारे में बता रहा है? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स अदर देन, ये हो गया अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग। एक्चुअल में ये किसके बारे में बता रहा है? विंड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है आपको? विंड के बारे में बता रहा है। विंड लोड्स है। कौन सा लोड है? विंड लोड। विंड लोड के बारे में अगर हमको स्टडी करना है तो कहाँ से स्टडी करेंगे हम लोग? IS 875 पार्ट 3 से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है IS 875 पार्ट 4। ये किसके बारे में बता रहा है हमारे को? स्नो लोड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है डियर स्टूडेंट? स्नो लोड के बारे में हमको स्टडी करा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास है IS 1343। IS 1343 2012 किसके बारे में बताता है डियर स्टूडेंट? प्री स्ट्रेस कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो आप बता सकते हैं इससे पहले जो वर्जन था वो था 1980। तो इसका क्या हो गया? लेटेस्ट वर्जन हो गया। कौन सा वर्जन है? लेटेस्ट वर्जन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया आपका UPPSC AN, ओके, और 2020 13 दिसंबर, जो 13 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन हुआ, तो ये क्वेश्चन आया था। अब आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन 1 कहता है, मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, स्नो लोड। यहाँ पे क्या दे रखा है? IS 875 पार्ट 2015, IS 875 2015, ये पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 को स्टडी कर रहा है। तो अब आपको तो क्लियर है ना, डेड लोड कौन सा पार्ट बताता है? फर्स्ट पार्ट। जो इम्पोज लोड होता है वो कौन सा बताता है? सेकंड पार्ट। विंड को कौन सा बताता है? 3। स्नो को कौन बताता है? 4। मतलब IS 875 पार्ट 4 किसको बताता है? स्नो लोड के बारे में बताता है। और जो थर्ड पार्ट होता है वो किसके बारे में बताता है? विंड लोड के बारे में बताता है। सेकंड पार्ट किसके बारे में बताता है? इम्पोज लोड के बारे में बताता है। फर्स्ट पार्ट किसके बारे में बताता है? फर्स्ट पार्ट जो होता है वो किसके बारे में बताता है? वो हमारे को डेड लोड के बारे में बताता है। तो इसका मतलब हो गया स्नो का आ गया ये, विंड का हो गया थर्ड, इम्पोज का हो गया सेकंड, और डेड का हो गया फोर्थ। तो आंसर आना चाहिए 4 3 2 1। दैट्स मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिसका ए ऑप्शन सही रहा होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो
तो अब आप समझ सकते हैं कि जो डाटा हमने पढ़ा वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। यस और नो? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना, नेक्स्ट देखते हैं। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज बाय, आरसीसी को किसने डेवलप किया और किसने फर्स्ट इसको यूज किया था। तो ये हमारे क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जे 2018 में। तो आपने ध्यान देना है, वो है हमारे पास फ्रेंच कोइस कॉग्निनेंट जो है, कॉग्निनेंट, ये पहले मतलब बंदे थे जिन्होंने आरसीसी को यूज़ किया था। और ये हमारे पास जो जोसेफ एस्पिन है, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ किया था। किसको यूज़ किया था? पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ किया था। और इन्होंने किसको किया था? आरसीसी को यूज़ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाइए। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इज, ये क्वेश्चन राजस्थान जेईई में 2015 में आया है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्समेंट के लिए कौन से कोड का यूज़ किया जाता है बताइए। इसमें हम लोग करते हैं IS 456-2000 को यूज़ करते हैं। यस और नो? तो क्या कोई ऐसा कोड दे रखा है इसमें? यस, सी दे रखा है। अब आप देखिए ये कोड किसके बारे में बताता है? ये हमको स्टील के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है डियर स्टूडेंट? ये स्टील के बारे में बताता है। ये कोड किसके बारे में बताता है डियर स्टूडेंट? ये हमारे को लोड के बारे में बताता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इसका क्या है? IS 800, IS कितना हमारे पास? IS 800 2007। किसके बारे में बता रहा है ये हमारे को? ये हमारे को स्टील डिज़ाइन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? स्टील डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन के बारे में हमको ये बताता है। ओके, और नन ऑफ द एबव हो नहीं सकता, दैट्स मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज माइल्ड स्टील यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर कन्फर्म टू, माइल्ड स्टील के बारे में कौन सा कोड बताता है? तो आपको पता ही है IS 432। इससे कोड से हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि हमारे पास माइल्ड स्टील के बारे में जो भी हमारे को चीज़ें जानना है। और ये वाला कोड किसके बारे में बताता है? ये हमारे को HYSD बार के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के बारे में जो कोड इंफॉर्मेशन देता है वो हमारे पास है IS 1786। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा ऑफ स्टील इज, कि यहाँ पे पूछा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा कितना होता है? तो आप सबको पता है क्या आंसर है? 12 × 10⁻⁶ एंड क्लोजर टू अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट, दैट्स मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट। जबकि यहाँ पे कहता रखा 13 रॉन्ग, 11 रॉन्ग, 14 रॉन्ग। तो 12 × 10⁻⁶, ये डाटा आपको कंप्लीटली क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर ये डाटा आपको क्या है? याद है, तो बात बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। तो IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए हम लोग किस कोड को स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट? वो हमारे पास कोड है IS 1343। यस और नो? ये वाला कोड किसके बारे में बताता है? डिजाइन मिक्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? डिजाइन मिक्स के बारे में। ये वाला कोड किसके बारे में बताता है? लोड के बारे में बताता है। डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड और सेकेंडरी इफेक्ट्स। एंड ये कोड किसके बारे में बताता है हमारे को? RCC के बारे में बताता है, मतलब प्लेन एंड RCC के बारे में हमारे को बताता है। दैट्स मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट। देखिए ये क्वेश्चन हमारे को RRB 2019 जेईई में पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन अभी तक 8 बार, मतलब 8 डिफरेंट एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 8 डिफरेंट एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि 1 मीटर अगर आप क्या करते हैं? माइल्ड स्टील बार लेते हैं तो इसका कितना वेट होगा। तो आपको ध्यान देना है, इसका जो वेट होता है वो हमारे पास होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। समझे नहीं समझे? 1 मीटर का नहीं, 1 क्यूबिक मीटर का, 1 क्यूबिक मीटर का ऑफ माइल्ड स्टील। तो वो हमारे पास कितना होता है? 7850 होता है।
डियर स्टूडेंट्स ये किसका है हमारे पास, ये हमारे पास है 1 क्यूबिक सीमेंट का। तो ये हमारे पास किसका है, 1 क्यूबिक सीमेंट का मतलब कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास है सीमेंट का, ठीक है ना। सीमेंट का जो वेट होता है वो हमारे पास कितना होता है 1440, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। जैसा नो डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील में वो माइल्ड स्टील कहे या फिर आपको स्ट्रक्चरल स्टील कहे, मीनिंग क्या है सेम है, तो वो हमारे पास कितना होगा 7850 kg पर मीटर क्यूब होगा। अगर वो आपको कहे RCC, डेंसिटी ऑफ RCC, तो डियर स्टूडेंट कितना होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है। अगर डेंसिटी PCC की कहे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, तो ये होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में इन क्वेश्चनों को पूछा गया है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को क्या करिए सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सारा डाटा क्लियर हो गया। 1440 किसका होता है, 7850 किसका होता है, 2500 किसका है, 2400 किसका है। इसी तरीके से आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ब्रिक का कितना होता है, ब्रिक का यूनिट वेट कितना होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग 1 मीटर क्यूब में ब्रिक का पता करते हैं कि कितने ब्रिक्स आते हैं, विद मोटर विदाउट मोटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। IS 800 2007 इज बेस्ड ऑन, जो हमारे पास 800 2007 है ये किस पे बेस्ड होता है, इलास्टिक डिजाइन मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड या लिमिट स्टेट मेथड। तो यू नो वेरी वेल IS 800 2007 इज बेस्ड ऑन द लिमिट स्टेट मेथड, हाँ या ना, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे को MP सब इंजीनियरिंग में पूछा गया है। डैश is the Indian standard code of practice which deals with the general construction of steel structure। स्टील स्ट्रक्चर का अगर आपने क्या करना है डिज़ाइन करना है तो आप किस कोड को स्टडी करते हैं, IS 456 ये किसके लिए है, RCC के लिए। IS 87 किसके लिए है, लोड के लिए है। IS 1983 किसके लिए है, अर्थक्वेक लोड के लिए है। IS 800 2007 किसके लिए है, ये स्टील के लिए है। किसके लिए है, ये हमारे पास स्टील के लिए है। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, स्टील इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एज्यूम्ड टू बी। तो ध्यान देना, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने इस तरीके से याद रखना है, ई स्टील इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। बट आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई डाटा नहीं है, यहाँ तो किलो न्यूटन पर mm², सारा किस में है, किलो न्यूटन में है। तो यू नो 1K इक्वल टू कितना होता है 10⁻3, यस नो। तो आप क्या कीजिए, आप क्या करना है 2 × 10⁵, यहाँ पे लिखिए न्यूटन पर mm²। अब क्या कीजिए 1000 का मल्टीप्लाई और 1000 का क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो इस 1000 को हमने क्या लिख दिया K, और इस 1000 से कैंसिल करके यहाँ पे क्या लिख दिया 2, दैट्स मीन्स 200 किलो न्यूटन पर क्या हो जाएगा mm² आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, यस। कौन सा ऑप्शन है, ए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ES इज सेम फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। मेरा कहने का मतलब क्या है कि RCC में आपने क्या कौन कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हैं आप, FE 250, FE 415 एंड FE 500। आप इन 3 डिफरेंट ग्रेड्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इन 3 ग्रेड ऑफ स्टील को यूज़ करते हैं तो इस केस में EC का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² के इक्वलेंट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट, मतलब EC इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होगा। चाहे आप FE 250 यूज़ कीजिए, चाहे आप FE 415 यूज़ कीजिए, चाहे FE आप 500 यूज़ कीजिए। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में DS क्वेश्चन बनता है कि ES इज डिपेंड ऑन। तो आपने ध्यान देना, ES इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। चाहे आप FE 250 यूज़ करिए, FE 415 यूज़ करिए, FE 500 यूज़ कीजिए, चाहे आप स्टील डिज़ाइन कीजिए, हर जगह पे
एस का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है और किसके इक्वलेंट होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। अगर आप यही थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, ठीक है ना, आप थोड़ा सा और स्टडी करना चाहते हैं, EC मतलब EC ये है 5000√FC के, EC इक्वल टू 577√FC के, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये IS 456/2000 के अकॉर्डिंग है। और ये जो रिजल्ट है हमारे पास IS 4561978 के अकॉर्डिंग है। मतलब EC इक्वल टू मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इट इज 5000√FC के। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है EC इज डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, यस और नो, किस पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स, EC इज डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। एक और मैं आपको बता देता हूँ, ECL, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वल टू होता है EC/1 + थीटा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इक्वल टू कितना होता है, EC/थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द क्रीप कोफिशिएंट, क्या होता है हमारे पास, क्रीप कोफिशिएंट होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, यस और नो। अभी हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इन्वॉल्व बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स। ये डियर स्टूडेंट्स ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बट ये रिलेटेड टू कोड था, इसलिए मेरे को यहाँ पे बताना पड़ा आपको कि द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अराइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड। जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई 135 लीटर पर क्या चाहिए, पर कैपिटा चाहिए, या फिर 270 चाहिए, या फिर 340 चाहिए, या मतलब हॉस्पिटल के लिए या किसी के जिसके लिए भी आपको चाहिए, वो सारा डाटा आपको कहाँ से मिलता है, वो सब डाटा आपको इस कोड से मिलता है। IS 1721963 वाले कोड से आपको ये डाटा मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इज़ द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन दैट इज़ फॉलोड बाय, मतलब जो हम लोग कोड पढ़ते हैं किसके लिए, ये भी क्वेश्चन किसका है हमारे पास, ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें पढ़ते हैं विच इज़ द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारे को ध्यान रखना है, ये हमारे पास है IS 500/2012। ये क्वेश्चन किस में है, ये LMRC लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर SDO के एग्जाम में आया है। वहाँ पे मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर होता है, यस और नो, वहाँ पे इंजीनियर नहीं होता है, ठीक है ना, असिस्टेंट मैनेजर के नाम से पोस्ट निकलती है। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं ना कितने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमारे जितना भी हमने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, अभी जब हम लोग सारा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो मज़ा आने वाला आपको RCC में। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का, और सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, IS 456/2000 से रिलेटेड है। ओके, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। विच IS कोड यूज द रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर द कंक्रीट मिक्स डिजाइन, यस और नो, बोले क्या आंसर आएगा। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा कोड होता है, इसके लिए होता है IS 10262/2009 कितना है 2019 है। तो कौन सा कोड आएगा बोलिए, ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला कोड IS 10262। कोड को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, डिजाइन मिक्स कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। ये पता आपको लिए किसके लिए, स्टील डिजाइन, ये आपको पता है किसके लिए है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, ये आपको पता है ये पेमेंट में यूज़ किया जाता है, पेमेंट IRC इंडियन रोड कांग्रेस, यस और नो। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे दोनों तीनों कोड को स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास, विच IS कोड गिवन डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज इन कॉन्क्रीट। तो देखिए जो भी हम वाटर यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्क्रीट में, कौन सा कोड बताता है हमारे को, एक्चुअल में जो आप कोड देखेंगे ना तो वो हमारे पास कोड कौन सा होता है
IS3025 होता है, बट वो कोड तो इसमें दे नहीं रखा है। IS456, IS383, IS303, IS3012, इसका मतलब कौन सा कोड हमारे को बताया गया यहाँ पे, तो हम लोग RCC वाले कोड को ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे क्या थे, क्वेश्चंस थे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, RCC का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने तैयार किया है। मैं फिर से सॉरी बोलूँगा कि आज हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाए, और हमारा बहुत हम लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ था कि आज हम लोग लाइव लेकर के आएंगे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, उसमें आपको पता है कि इंटरनेट की क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, एक तो अच्छे से दिखना चाहिए और दूसरा टीचर का सही से आवाज़ सुनना चाहिए। तो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत हो रहा था कि जो स्टूडेंट और टीचर में क्या हो रहा था, गैपिंग हो रहा था, जो मैं बोल रहा था वो रियल टाइम में वर्क नहीं हो पा रहा था, तो आपको मज़ा नहीं आता। ओके, तो हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के साथ लाइव आने वाले हैं। थैंक यू। ओके।